ब्रेक के बाद आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बात होगी रेमंड डेविस के मामले पे, किसने क्या खेल खेला, किसने अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया और किसके मफादात का तहफ्फुज किया। रेमंड डेविस के मामले के हवाले से लेबल लग रहा है सियासतदानों पे, एजेंसीज का नाम भी लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कुछ मजहबी जमातों को भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया था कि ये फैसला होने जा रहा है। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमाई मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फरीद अहमद फराचा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक DGI रह चुके हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मैं हमीद गुल साहब से बात कर लूं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले आपने हमारे प्रोग्राम में ही बोला था अगर कोई ऐसा पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ बरक्स कोई फैसला आता है तो आप फौजी वर्दी पहनकर सड़क पर निकलेंगे एहतजाज करने के लिए, लेकिन कल जो आपने एहतजाज किया आपने फौजी वर्दी नहीं पहनी, क्या फौजी इदारों ने आपको मायूस किया इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैंने इसका इजहार किया कि वो इदारे जिनकी मैं तकरीबन परस्तिश करता रहा गुज़श्ता 55 साल से, उन्होंने मुझे मायूस किया और उसका जवाब आ गया ना कल। उनके जो ड्रोन अटैक उन्होंने कर दिया, जो कुछ भी इन्होंने रियायतें उनको दी, उसकी इंटेरोगेशन नहीं की, वो आखिर क्या कर रहा था, उसका मिशन क्या था। वो इतना इम्पोर्टेंट मिशन था कि खुद ओबामा को उसके लिए झूठ बोलना पड़ा, जो अब वाज़ेह हो गई कि दियत भी अदा की जिस किसी ने भी अदा की, लेकिन ओबामा का झूठ तो साबित हो गया ना। एक बहुत बड़ी वारदात हुई, लिहाजा कल मैं पाकिस्तान, मजलूम पाकिस्तान का झंडा लेके निकला था, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी वारदात हो गई है। और आज वजीर आज़म साहब कहते हैं कि सभी को इसमें सियासी जमातों को शामिल किया गया था, तो इसका मतलब है ये और भी बुरा हुआ। इसका ये मतलब है कि हम हुए, तुम हुए या मीर हुए तो अमेरिका की जुल्फों के सब असीर हो गए, तो फिर हम कहाँ जाएं, बताइए मुझे। बिल्कुल, आपने वारदात का जिक्र किया, इस वारदात में नाम नगर ले लें, कौन कौन से नाम शामिल हैं। आप अपने इदारे का भी जिक्र कर रहे हैं कि उसने भी आपको मायूस किया, तो आपकी नजर में ये डील किसने करवाई? बार बार लोग तो एक ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये डील तो मैं आपको बताऊं कि NRO के नतीजे में है। ये NRO का राज अभी तक खुल नहीं रहा कि वो तारीख कमरों के अंदर जो तारीख मुआहदा किए गए और जिसके नतीजे में बेनजीर भी अपनी जान से गई, बेतहाशा पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो NRO क्या चीज थी और उसके कौन गारंटर्स थे और उसको क्यों मंजर आम पे नहीं लाया। 3 साल से ज्यादा अरसे पार्लियामेंट को हो गया, अदालत हमारी आजाद हो गई, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा कि वो कहाँ है NRO, उसको बताओ तो सही कि क्या कुछ उसने, किसने वसूल किया। इसकी जो खुशनुमास जो सूरत है वो तो इंजॉय कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, लेकिन जो इसके तारीख साइड है वो कौम उसको भुगत रही है। ठीक, जनरल साहब आप बार बार कह रहे हैं कि आप जिक्र भी करें इस हवाले से, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जैसे कल जो अटैक होता है दत्ता खेल में और रेमंड डेविस के मामले के हवाले से कहा जा रहा था कुछ नए असूल और जवाबित तय कर लिए गए दोनों स्टेट्स के दरमियान और आइंदा इस तरह के वाकयात नहीं होंगे, लेकिन कल ही वो जो जिस तरीके से हमला किया गया और इतने बेगुनाह लोगों को वहां पे शहीद किया गया, तो क्या वाकई कोई ऐसा मामला या ज़ाब्ता तय हुआ था, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका ने तो एक तोहफा दोबारा से भेज दिया? जी, उन्होंने बता दिया कि कोई डील नहीं हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट ने कल ही ये बात कर दी थी कि कोई किसी किस्म का डील नहीं हुआ, कोई वादे नहीं किए गए, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर कुछ छोड़ा गया, उसकी इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुई। वो 48 दिन हमारे पास रहा, उसको आखिर उसको खंगालना चाहिए था, उसके जो कुछ भी था निचोड़ सकते थे हम, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो गिरफ्तार हुआ तो 21 दिन तक कोई ड्रोन अटैक नहीं हुए। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि जितने रेमंड डेविसेस थे जो खुफिया तौर पे काम कर रहे थे, अटैक करवाते थे, वो सारे अंडरग्राउंड चले गए। उनका ख्याल था कि रेमंड डेविस को जब इंटेरोगेट करेंगे तो इसमें वो राज उगल देगा और सारों के नाम बता देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ उसको पूछा ही नहीं गया और फिर जब छोड़ दिया गया तो अब वो खुले हैं, अब उनको पता चल गया है कि जो अपना मर्जी काम कर सकते हैं। आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेंगे। फरीद फराचा साहब से हम जान लेते हैं। फराचा साहब, आप लोगों ने आज हड़ताल की कॉल भी दी, मुजाहरे भी किए, लेकिन ये मुजाहरे कब तक करते रहेंगे? क्योंकि आपके अपने साथियों को एतमाद में लिया गया था, सब लोगों को ऑन बोर्ड थे और उसके बाद ये फैसला किया गया था। मैं बात करी मौलाना फजल रहमान साहब की, क्योंकि उन्होंने ही कहा जा रहा है ऐसी कि दियत की तजवीज़ पाकिस्तान में उन्होंने दी थी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में लिया गया या नहीं लिया गया, लेकिन हम तो बिल्कुल वाज़े तौर पर इसमें एक मौक़िफ़ रखते हैं कि ये 2 ख़ानदानों का मामला था ही नहीं, और अगर 2 ख़ानदानों का मामला होता तो इस पर ना आप बहस करती, ना मैं गुफ्तगू करता, ना इस पर इतने TV मुज़ाकरात होते, इसलिए कि इसके अंदर एक बहुत ही हसास तमाम मामलात थे। और जैसे कि एक आदमी जो है जब वो गिरफ्तार हुआ तो ये मालूम हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी का अंधा खेल हो रहा था, जो गुज़श्ता कई सालों से जारी था, जिसमें
30,000 के करीब बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए, जहां मस्जिदों पे, मिज़ारों पे, इमाम बारगाहों पे जो हमले होते रहे, और जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पर एक कैफियत पैदा हो गई कि हर आदमी अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। तो वो बेगुनाह लहू जो पाकिस्तानियों का बहा था, उसकी मुद्दई स्टेट को होना चाहिए था। और रेमंड डेविस के स्टेट कहां गई वो इस तमाम सीन में? राजा साहब, स्टेट किधर गई? स्टेट तो आई नहीं, दियत की बात होती रही और दियत देके और उसके बाद मामला तो सेटल हो गया। यही पता कर रहा हूं कि वो स्टेट कहां है, यानी हमारे लहू को किसने बेचा है? वो जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं उनके, और ये जो बाद में ड्रोन अटैक हुआ है, तो ये कौन लहू बेच रहा है? ये दो खानदानों को 10-20 करोड़ रुपए दे के आप समझते हैं कि पाकिस्तान के शहरियों का लहू इतना सस्ता है? यहाँ एक फिर तो ये किसने डील किसने कराई? पंजाब हुकूमत थी या मरकजी हुकूमत थी? शामिल कौन था? हस्बे तौफीक सारे शामिल हैं। आपने कहा था कौन कौन है? मुनव्वर हसन साहब को भी कहा जा रहा है, एतमाद में लिया गया था। मुनव्वर हसन साहब को भी बताया गया था कुछ पैदा होता है। ये जो बयान कर रहा है वो झूठ बयान कर रहा है। मैं ये बात कहता हूं कि इसमें मरकजी हुकूमत शामिल है और मैं दलाइल दूंगा। इसमें सूबाई हुकूमत शामिल है, मैं दलाइल दूंगा। इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं और इसके अंदर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, यानी जिनका नाम शामिल है। जी बिल्कुल शामिल है। यानी इस पर भी मैं दलाइल देता हूं कि अदलिया ने भी, और जस्टिस चीफ जस्टिस साहब, हमने उनके लिए, इस कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी है। आजाद अदलिया से भी बेशुमार सवाल आते हैं इस कौम के। मामला तो सेशन कोर्ट में चला गया था पराजा साहब, मामला तो सेशन कोर्ट भी कोर्ट है ना जी, सेशन कोर्ट भी एक अदलिया का हिस्सा है और उसके अंदर बेशुमार सवालात पैदा होते हैं। आप आगे चलेंगी तो मैं अब ये कि जो यहाँ बिल्कुल हम बात करेंगे। मरकजी और पंजाब हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत में आने से पहले पंजाब हुकूमत से जरा पूछ लेते हैं ना, क्योंकि मामला उनके पास था और जिस तरीके से रेमंड डेविस की रिहाई हुई, बेस पे जहाज खड़ा था, उसको ले गए उठा के और सब कुछ हुआ। आप इतने बेबस हैं सदीकुल फारूक साहब, पंजाब 62% आपके हाथ में और रेमंड डेविस आपने आसानी से अमेरिका को दे दिया। जी मैं इस पर जरूर जवाब दूंगा इसका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन मुझे अपने मुहिब वतन जनरल जनाब हमीद गुल साहब ने जो ये कहा कि मुझे पहली दफ़ा मुसल्लह अफवाज ने मायूस किया है, मैं वर्दी पहन कर निकलता, तो सर उस मायूसी के बारे में किसने उन्हें मना किया? वर्दी पहन के ना निकलते तो बड़े बहादुर आदमी हैं, ये किसी की मानने वाले नहीं। कहते हैं कि मैं तो जो फैसला कर लेता हूँ करता हूँ, तो वर्दी पहनने में आपने किसको मना किया? लेकिन वो अपने इदारे से मायूस नहीं, मैं पूछता नहीं, मैं आपके जरिए से ये गुजारिश करता हूँ ना कि किसने आपको मना किया, और अगर मना किया तो आप क्यों मान रहे हैं? अब आप तो डिसिप्लिन में नहीं है। अब आप तो एक तो था ना कि फौज में के डिसिप्लिन में थे, आप लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेजर जनरल थे, डिसिप्लिन आ गया ऊपर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि आपने ये नहीं करना, आपने कहा ठीक है। अब तो आप किसी के डिसिप्लिन में नहीं है। चले ये बता दो उनकी बात आप उनका, लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या, मैं अर्ज करता हूं, दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ अभी मायूस किया है? परवेज मुशर्रफ के दिनों में आपको मायूस नहीं किया गया था जब ये सारा कुछ हो रहा था और ये जो अपना अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन अटैक्स और वगैरह, उस वक्त आप मायूस नहीं हुए? मुझे याद है, नाराज ना हो जनरल साहब, क्योंकि रिकॉर्ड की बात है, इन्होंने जब यहां तालिबान का मामला जो है खत्म हो रहा था तो इनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या सूरत हाल है? इन्होंने कहा मेरा दिल तालिबान के साथ है, मेरा दिमाग बुश के साथ है। तो जनरल साहब आप जरा ये भी वजाहत फरमाएं। दूसरी बात मैं यहां ये भी कर दूंगा, मैं पंजाब की मैं जवाब, मैं आ रहा हूं पंजाब पर, आ रहा हूं। अभी मेरे भाई और मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, फरीद पराचा साहब अब ड्रोन अटैक्स की और खून की सारी बात कर रहे हैं। मेरे भाई ये इजाजत सारा कुछ हुआ परवेज मुशर्रफ के दौर में, आप सूबा सरहद में थे, इधर मरकज में थे, और आपने 17वीं तरमीम पास करके उसे बनाया। माजी की बात है ना, मुझे तो मेरा जवाब चाहिए। ये माजी की बातें नहीं, अब मैं इस पे आता हूं। आपने ये फरमाया, आपने ये फरमाया जहाज बेस पे खड़ा था, बेस किसके कंट्रोल में है बता दें? फैसला फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक। और ये बताइए कि अदलिया किसके कंट्रोल में है? पंजाब हुकूमत के। अदालतें जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल, वो तो सुप्रीम कोर्ट। दोनों पॉइंट्स बता, अब मैं इस पे आ रहा हूं, लेकिन जो एक पॉइंट देखिए, एजेंसीज का किरदार सामने है, प्रोसिक्यूशन हमने की, ये फॉर द फर्स्ट टाइम। उसमें स्टेट को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया कि फसाद फिल अर्ज के सिलसिले में जासूसी के इकदाम में मुकदमा करते? अदालत ने रिहा किया, आपने उसको बिठा के आपने दे दिया कि जी जाएं आप जैसे मर्जी से जाएं। सवालात अपना आसमान बहुत आ रहे हैं, बात सवालात की नहीं है, बात कुछ हकायक की है। पहली दफा यहां से 8 केसेस हुए फेडरल गवर्नमेंट के, 8 के 8 छोड़ दिए गए अमरीकी। पंजाब में यह मामला हुआ,
पंजाब गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट ने FIR काटी, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन की, जेल के अंदर का, जेल के अंदर जेल जो है अदालत लगी। अब उसके बाद फैसला तो अदालत ने करना था। ये पहले दिन जब रहमान मलिक साहब ने यह कहा कि जनाब रेमंड डेविस जो है इससे इम्यूनिटी हासिल है, हमने कहा जो भी है फैसला अदालत करेगी। फैसला अदालत करेगी। अब अदालत ने फैसला किया। आपके प्रोसिक्यूटर नहीं, आप सुने ना, इतने वो गूंगे बहरे थे कि वो बोल भी नहीं सके अदालत के आगे। देखिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप ये कहें कि जी एक आदमी जो 6 फुट की छलांग लगा सकता है वो 12 फुट की क्यों नहीं लगाया। एक मरकजी हुकूमत का इख्तियार हम ISI किसके पास है, किसको रिपोर्ट करती है, वजीर आजम को। सदर मुमलिकत कौन है, सुप्रीम मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। और यहां आपने भी बताया, दुनिया भी कह रही है कि एजेंसियों ने इसमें किरदार अदा किया। तो एजेंसियां जो है सुन लेना, पंजाब हुकूमत बेबस है। ना मैं आपकी बात कहूं या हकीकत कहूं, फिर आप इस चीज को मान लेना। मैं ये अर्ज करूंगा कि सूबाई हुकूमत के इख्तियारात महदूद होते हैं। सूबाई हुकूमत के पास न दफ्तर खारजा है, न मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल है, न ISI है, न कुछ और। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि तमाम मामलात या वीजा देना, ये मामलात करना, पाकिस्तान में आएंगे वीजा पंजाब हुकूमत नहीं दे रही, वीजा दे रही है मरकजी हुकूमत। सारी हमने कहानी भी सुनाई, डील कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा मलबा बार है मरकजी हुकूमत पे, बेसिस आपके कंट्रोल में। नहीं, मलबा की बात नहीं है, हकायक की बात है। आप चलें, मलबा नहीं डाल रहे, हकायक कह देना। आपके प्रोसिक्यूटर्स भी कमजोर थे, वो भी कुछ बोल नहीं सके, अवाम को एतमाद में भी नहीं लिया गया। तो आप लोगों का भी इसमें मरकजी किरदार है। जरदारी साहब हैं, हुसैन हक्कानी सब एक आपने क्लिप दिखाया, एक जुमला, फिर ये एक जुमला आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने ये कहा कि मसला रेमंड डेविस का भी हल हो जाएगा। कहा ना उन्होंने, चले आप बात। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बोला था गर्दन कट सकती है। तो नहीं, हमने ये पहली दफा है, किसी फिल्म का डायलॉग बोल रहे थे, वो किसी फिल्म का डायलॉग बोल रहे थे, वो तक नहीं कर रहे थे, वज़ीर आला नहीं बोल रहे थे, कोई अदाकार बोल रहा था। मैं ये कहने लगा हूँ कि हम अपने आप को इस जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत है, मामला बहुत बड़ा था, एक दूसरे मुल्क का और अमेरिका जैसे मुल्क का मामला हल इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन इनके चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय इनकी रिवायती अंदाज जो है, ये जहाँ इनको कुछ हो जाता है ये वफाक पर डाल देते हैं। सियासत ना करें, कौमी मसाइल पर हकायक का सामना करें। हकायक का तो ये भी है कि आपके सूबाई वजीर ने कहा है पंजाब हुकूमत ने, ये आपने सुना, अदलिया के पंजाब हुकूमत ने, अदलिया जनाब पंजाब हुकूमत ने वो कह रहा है, वफाकी हुकूमत नहीं कह रहा है। लेकिन मैं इस पर नहीं कहता। मामला इतना था जिसमें सबको इन्वॉल्व होना था। आसिफ साहब ने बड़ी दिलेरी से एक बात कह दी थी, वो पहला बयान उनका रखे, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तानियों के साथ ये इंतहाई खतरनाक और दुखदायक अमल है। इस कत्ल को हम इसे नहीं देख सकते आम नुक्ते निगाह से, लेकिन जो हम मुतालबा कर रहे हैं वो भी एक बड़ा संगीन सा मसला है। अमेरिका से जो हम बात करना चाहते हैं वो भी बड़ी बात है, लेकिन वो दोनों हकायक करके फिर कहा क्या है उन्होंने। बहरहाल हम फैसला वो मानेंगे जो हमारे अवाम का है। अवाम को तो नहीं देखा सुना ना सर, इसमें अवाम तो नहीं ना, अवाम को नहीं। देखिए अब अदालत को जो हमने एक मुकद्दस मकाम दे दिया है, तो वो अब तो हमारी सारी उम्मीदों का मरकज है। कोई काम मुरवज कानून के खिलाफ नहीं हुआ, ये उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि ये मुरवज कानून के मुताबिक हुआ, ये वो नहीं कर रहे। ये सारा अदालत को सिर्फ सामने रखा, जज रुखसत पे चले गए, फैमिलीज गायब हो गई, किसी को पता नहीं किस वक्त डील हुई। ऐसा नहीं है, आपके टीवी पर मैंने खुद सुना है एक प्रोग्राम, उसमें कहा है राना सनाउल्लाह फजर को सुबह को जेल में मौजूद थे, कोर्ट में मौजूद थे। अब नहीं लिया तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुने ना। अब अगर बीच में आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं बुढ़ा आदमी है, भूल भी जाता हूँ। जी बिल्कुल बोलिए। ये सारा मामला वफाक पे डालना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं कहता हालात जो जायजा लो, हुआ क्या है उसका जायजा लेना चाहिए। हकीकतें क्या है, हकीकतें आपका वजीर कानून कहता है पंजाब हुकूमत ने छोड़ा है, तो आप क्यों वफाक को गले में पड़ रहे हो। इन्वेस्टिगेशन आपने की है, FIR आपके, कल मैं सुन रहा था चैनल्स पर, आज मीडिया में है कि उन्होंने और सारे जराइम भी किए थे, लाइसेंस नहीं थे, ये तो उन पे आपने केस क्यों यही तो मैं पूछ रही हूं ना, प्रोसिक्यूटर्स क्यों खामोश ना करें, औरों को फंसा कर खुद को खराब कर रहे हो। और फिर भड़के हमने नहीं मारी, हम तो कहा भाई गलत हुआ है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है,
اس میں بھڑکے تو آپ نے ماری، کٹ سکتا ہے سر، جھک نہیں سکتا، بالکل کاٹ دیتے نا جناب. مزید ہم بات کریں گے، سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، لیکن امریکہ کے سامنے کئی گئے اور پاکستان کی جو سلامتی خود مختاری پہ جیسے ہم نے پہلے بات کی، ایک بھرپور تمانچہ مارا گیا امریکہ کی جانب سے اور ایک لیبل لگ گیا کہ یہ قوم ہے ہی، اس میں کوئی غیرت ہے ہی نہیں اور چند ڈالرز کے عوض یہ قوم بک سکتی ہے، اور ایسے فیصلے سامنے آتے ہیں. مزید ہم بات کریں گے، لیں گے مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر